सर जनप्रतिनिधि होने के नाते एक तो स्टेटमेंट बनता है सर। हाँ सर, लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सर एक स्टेटमेंट सर। सर जनता जवाब चाहना चाहती है, एक स्टेटमेंट सर। एक जवाब सर। तो ये वीडियो आप देख चुके हैं पहले भी, और इसी वीडियो ने कई सवाल उठाए हैं कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रदेश की सरकार के मंत्री उसी जनता के सवालों के जवाब क्यों नहीं देना चाहती जिसने को चुना है। सवाल बड़ा है कि इस वीडियो में जो दिख रहे हैं वो आप जानते हैं कि ओटाराम देवासी हैं, जो कभी भी सवालों से नहीं भागते, भले उन्हें जवाब पता नहीं हो। लेकिन इस बार ऐसा क्यों किया, आप ये वीडियो भी देखिए। इसका जवाब वो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। एमएलए वाला सवाल देखिए। कौन सा प्रश्न पूछेगा? एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? मैं समझता हूं कि फुल फॉर्म ये है कि कई तो होते हैं साक्षर और कई होते हैं शिक्षित, और शिक्षित होकर भी वो साक्षर होता है। तो मैं समझता हूं कि जो साक्षर होता है वही सबसे बड़ा होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षित तो बहुत है पर वो साक्षर की श्रेणी में आते हैं। जिस तरह से जनता के साथ में पेश आना चाहिए, जनता को गले लगाकर लगना चाहिए, जनता को लेकर चलना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला दायित्व बनना चाहिए। तो आने वाले समय में हमारा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने यहाँ एजुकेशन जो मेरे गांव से, क्योंकि मेरा छोटा सा गांव है मुंडारा, जहाँ से मैंने एजुकेशन प्राप्त किया है, और आने वाले समय में जिस तरह से उनका साथ रहा है, मैं जनता के बीच में जिस तरह से एमएलए बन के आया, तो जनता ने मुझे इतना बड़ा स्नेह दिया, प्रेम दिया। उसके बाद में इसी जनता ने, मैं पहले आया तो 9,000 से जिताया था, दूसरी बार आया तो 24,000 से जिताया था। अभी भी जनता का मन बना लिया है कि आने वाले समय में 70,000 से जीत के जाऊंगा। थैंक यू। अरुण जी, लास्ट आपने दीर्घाय आंसर दिया। हमारा सवाल आपने लास्ट में पूरा नहीं किया। आप 2 बार विधायक ने हमें एमएलए की फुल फॉर्म चाहिए, बस सर। उसकी डॉक्यूमेंट की फुल फॉर्म क्या है वो चाहिए सर। वो बात एमएलए क्या होता है वो तो सब एमएलए तो एक जनता का जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच में रहता है। एमएलए की मीनिंग है इंग्लिश में, उसका फुल फॉर्म लेजिस्लेटिव का जो मेंबर होता है वही एमएलए होता है। तो आज हम पड़ताल करेंगे क्या था पूरा मामला। हमारे साथी विशाल खंडेलवाल ने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो ओटाराम देवासी इस तरह से निकल गए। तो विशाल सवाल पूछना चाहते थे राम झरोखा मंदिर के विवाद पे। वीडियो से पहले विशाल ने इसी तरह से पीस टू कैमरा किया था, जो आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। लगातार सिरोही जिले में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। वह मुद्दा है श्री राम झरोखे मंदिर की ज़मीन को लेकर, उनके पट्टों को लेकर। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है राजस्थान की बीजेपी सरकार के एक मंत्री ओटाराम देवासी के ऊपर कि उन्होंने पट्टों की खरीद फरोख्त में उनका नाम सामने आ रहा है। इस तरीके के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आम जनता भी इस तरीके की बातचीत करते जा रही है। क्या सच में राम झरोखे की ज़मीन को लेकर कोई खरीद फरोख्त हुई है? इन सबसे इतर लगातार मंत्री जी से उस जवाब का मांगा जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी अभी तक उत्तर नहीं आ रहा है। थिंक 360 की टीम भी अब ये प्रयास करेगी क्या मंत्री जी राम झरोखे की ज़मीन के पट्टों को लेकर कोई जवाब देते हैं या नहीं। आइए जानते हैं उनसे। मुझे कोई जरूरत ही नहीं, फायदा सर जनप्रतिनिधि होने के नाते एक तो स्टेटमेंट बनता है सर। हाँ सर, लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सर एक स्टेटमेंट सर। सर जनता जवाब चाहना चाहती है, एक स्टेटमेंट सर। एक जवाब सर। तो आपने देखा किस तरीके से राजस्थान के मंत्री से लगातार जिस प्रकार से जनता जवाब की अपेक्षा लगाए बैठी है, उस जवाब से वह भागते नजर आए। कुछ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उन्हें ये कहना उस मगरूरियत के चरम पर दिखाता है जहां वे कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं देता, लेकिन जनता पूछेगी, क्योंकि हर 5 साल के बाद आपको जनता को जवाबदेही देनी होगी। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। शुक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि राजस्थान के सिरोही जिले में इन दिनों एक ऐसा विवाद गरमाया हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि आस्था और आस्था के केंद्रों की जमीन से जुड़ा है। मामला है पौराणिक राम झरोखा मंदिर की जमीन का। इस विवाद के केंद्र में प्रदेश के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का यूं बच के निकलना बड़े सवाल उठाता है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने विक्रम टैक्स नामक शब्द का इस्तेमाल करते हुए बड़े गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर शिवी टैक्स के आरोप आए।
तो इन आरोपों के बाद से ही सिरोही की राजनीति में भूचाल है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन पूरे घटनाक्रम में अब सबसे बड़ी चर्चा उस चुप्पी की है जो थिंक 360 के कैमरे पे मोटाराम देवासी साधते हुए निकल गए। और विशाल ने कहा भी कि आप पक्ष बताइए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन देवासी बिना प्रतिक्रिया दिए निकल गए। सवाल उठता है कि जब भाजपा राम के नाम पर सत्ता में आई और खुद ओटाराम देवासी ने राम राज्य की बात कहकर जनता से वोट मांगे थे, फिर राम झरोखा मंदिर से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर वे खामोश, मौन, चुप क्यों? क्या वजह है कि जिला कलेक्टर द्वारा पट्टे निरस्त किए जाने के बाद भी सरकार के मंत्री इस पर कुछ बोल नहीं रहे? तो आज इस विवाद पे बात करेंगे कि जैसा एक दोहा चलता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए वो, प्राण जाएंगे छूट। लिखने वाले ने इस जन्म को सुधारने के लिए लिखा होगा कि तुम्हारा ये जन्म किस तरह से भवसागर से पार हो, लेकिन फिलहाल जन्म नहीं, जीवन सुधारने की कोशिश हो रही है, जीवन बड़ा ऐश में हो। तो तमाम तरह की बातें हैं। खैर, 18,000 वर्ग फीट की जमीन की ये लड़ाई है। आरोप है कि मंदिर के पुराने खसरा नंबर 2094 और नए खसरा नंबर 2711 की जमीन को अवैध रूप से बेचा गया। नगर परिषद सिरोही की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हुए। आरोप है कि नगर परिषद ने नियमों को ताक में रखा और 8 अलग अलग पट्टे जारी कर दिए। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और मंदिर की सलाहकार समिति का कहना है कि यह मंदिर की बेशकीमती संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की एक बड़ी साजिश है। अब पूरे मामले की जांच हुई तो जो तथ्य सामने आए वे किसी को हैरान करने वाले हैं, हर किसी को। जांच रिपोर्ट कहती है कि पट्टों को जारी करने की प्रक्रिया में जो क्रोनोलॉजी अपनाई गई है वह किसी जादू से कम नहीं लगती। रिपोर्ट बताती है कि सभी 8 पट्टे 7 अगस्त 2025 को ही जारी कर दिए गए, लेकिन इन पट्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त 2025 को किया गया, 14 दिन पहले। कई लोगों को तो सालों से इंतजार है। यहाँ आवेदन से 14 दिन पहले पट्टे कैसे जारी हुए, बड़ा सवाल है। और ऐसा ही एक दिन पहले जब हमने बात की थी जालोर में सीएमएचओ के भ्रष्टाचार वाली, उसी तरह का मामला है नजर। और नगर परिषद के रिकॉर्ड से इन पट्टों की कोई भी फिजिकल यानी ऑफलाइन फाइल भी नजर नहीं आती। तो किसी भी पट्टे की फाइल नगर परिषद में संधारित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं। और जो अनिवार्य दस्तावेज चाहिए होते हैं वे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। तो न वहां कोई शपथ पत्र मिला और न ही कोई बंद पत्र। किसी भी जमीन का पट्टा देने से पहले आपत्ति सूचना जारी की जाती है और टेक्निकल रिपोर्ट जारी होती है, लेकिन इस मामले में ये प्रक्रियाएं नजर नहीं आई। तो बड़े सवाल उठते हैं। भाजपा पे आरोप है, भाजपा के नेता मौन हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कि इस विवाद के कानूनी और निजी पहलुओं की, तो दो पक्ष साफ नजर आते हैं। एक है वर्तमान महंत सीताराम दास और भाजपा नेता के कुछ ने जब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें गणपत सिंह राठौड़ जो महासचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, भाजपा के जो युवा नेता हैं कुलदीप सिंह देवड़ा, तो उनका दावा है कि जमीन मंदिर की नहीं और यह जमीन पूर्व महंत जयराम दास की निजी संपत्ति थी जिन्होंने उन्हें अपनी निजी कमाई से खरीदा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट है कि मंदिर की जमीन का असली मालिक केवल वहां के देवता होते हैं और हमारे कानून में देवता को माइनर यानी नाबालिग बताया गया है, उनकी जमीन किसी के नाम नहीं हो सकती। पुजारी या संरक्षक के तौर पे महंत जो है काम करते हैं, केयर टेकर के तौर पे। संन्यास की अगर परंपरा में कोई है व्यक्ति तो निजी संपत्ति का कोई स्थान होता है या नहीं, बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के भी इसको लेके कई फैसले हैं, क्योंकि सन्यासी की प्रत्येक संपत्ति या तो उसकी गुरु की मानी जाती है या जो जिस गुरुद्वारे जिस जगह पे वो रह रहा है उसकी मानी जाती है। तो इस विवाद को और ज्यादा उलझाया दो अलग अलग वसीयतों में। नगर परिषद ने भी अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों वसीयतों का इस्तेमाल किया, बताया। दोनों वसीयत 2001 की हैं, मार्च 2001 8 मार्च की, 30 मार्च की। हैरानी की बात है जब एक वसीयत सीताराम दास को जमीन बेचने का अधिकार देती है, दूसरी उन्हें सलाहकार समिति के नियंत्रण में रखती है। नगर परिषद ने उस वसीयत को आधार बनाया जो उसके हितों को साधती थी। जब ये मामला जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी के पास पहुंचा तो गहन जांच हुई। जांच रिपोर्ट में कुछ इलरेगुलरिटीज आई हैं। मैं फिर कहूंगा कि यहाँ हम इस वीडियो में साबित नहीं कर रहे हैं या स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जमीन किसकी है, क्या है। टेक्निकल कानूनी मामला सब जुडिस है, कोर्ट का निर्णय का इंतजार है, हाई कोर्ट का। लेकिन अनियमितताएं तो पाई गई। जो बात हुई है वो इरेगुलरिटीज की, और उसी आधार पे कलेक्टर ने एक बड़ा कदम उठाया। सभी 8 पट्टों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया
और कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि विवादित भूखंड राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार के नाम पे दर्ज है। जब जमीन सरकार की है तो नगर परिषद को धारा 59A के तहत पट्टे जारी करने का अधिकार कैसे मिला? तो दिस इज ए कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, एक असंवैधानिक बिंदु है और उस पे सवाल पूछा जा रहा है और ओटाराम देवासी निकल रहे हैं। बड़ा सवाल है, जनता को प्रश्न पूछना चाहिए, जहां मौजूद वहां पूछना चाहिए और जनता प्रश्न पूछेगी, लोकतंत्र यही तो अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19(1)(a। लेकिन आर्टिकल 19(1) जो है वो आपको चुप रहने की आजादी भी देता है, लेकिन व्यक्ति को, व्यवस्था को चुप रहने की आजादी नहीं है, उन्हें जवाब देना होगा, जवाबदेहिता तय करनी होगी और वो जवाबदेहिता से बच के निकलते दिखे ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी कई बार अतिशयता में आतंकवादियों वाला बयान आपने सुना होगा और तमाम चीजें वो उनको लेके कई रील वगैरह बनती हैं, लेकिन ओटाराम देवासी का इस तरह से निकलना बड़ा सवाल उठाता है, बहुत बड़ा सवाल है। इन पट्टों पर वर्तमान में न्यायालय से स्टे है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे अवैध माने जा चुके हैं। तो सिरोही के राम झुरा का मंदिर का मामला केवल एक जमीन का विवाद नहीं है, यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। उस पर राजनीतिक चुप्पी जो है वो उस अधिकार, वो जो उदाहरण है उसके ऊपर एक सुहागा लगाती है। सोने पे सुहागा नहीं, एक ऐसी घटिया जो है वो चीज पे सुहागा है, इसका नाम लेना ठीक नहीं। तो अब मामला पूरे सिरोही तक सीमित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है, ये चुप्पी मंत्री अकेले की चुप्पी नहीं है, उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का तो भजनलाल सरकार की चुप्पी है। और ऐसे में मामला प्रदेश में चर्चा का विषय है, मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो कई चीजें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों और अधिक स्पष्ट व्याख्याओं की ओर से निकल के आएंगी, तब देखते हैं। और सिरोही की जनता भी इस घटनाक्रम को देख रही है। जनता देख रही है कि कैसे आस्था के नाम पे वोट लेने वाले नेता मंदिर की रक्षा के सवालों पे मौन हैं। जनप्रतिनिधि का काम जनता को जवाब देना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोग ही विवादों के घेरे में हों और सवालों से बचकर निकलने लगें, तो फिर इस लोकतंत्र पे सवाल उठना लाजमी है और थिंक 360 वही कर रहा है। रामझुरा का मंदिर की जमीन का मामला भविष्य में क्या मोड़ लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इसने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और सत्ताधारी दल के नेताओं की एथिक्स यानी नैतिकता को कटघरे में खड़ा किया। रामराज की बात, राम के मंदिर की सुरक्षा, दोनों ही बिंदुओं पे सिरोही की जनता जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगती रहेगी। और विशाल हमारे साथी ने कोशिश की, उसने साबित किया है कि सत्ता भले ही सवालों के जवाब न दे, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। ये पूरा प्रकरण साफ करता है कि कानून की नज़र से कोई ऊपर नहीं। जिला कलेक्टर की कार्रवाई एक उम्मीद जगाती है, तो ये उम्मीद, अब चूंकि मामला सब जुडिस है और पट्टों की वैधता या अवैधता पे किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं है, सवाल ये है चुप्पी, क्या मंदिर की जमीन वापस देवताओं के नाम होगी या फिर ये कानूनी दांव-पेच में उलझ के रह जाएगी। सिरोही की जनता को इस पूरे मामले के हर पहलू पर गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा मामला है और आस्थाओं पे वोट इस इलाके में मिलते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहिए थिंक 360।